Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and we are going to discuss the electrostatics. This is the lecture number 9, and in this lecture we are going to discuss electrostatic potential energy. Okay, up to lecture number 8. In the lecture number 6, 7 and 8 we have discussed the Gauss's law and its application. Also we have discussed some easy and some tough numericals. If you did not watch our previous lecture, please subscribe Bambole Academy so that you can get the notification when we uploaded a new lecture for you. Okay, तो स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर नंबर 9 से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से हमेशा क्वेश्चन एक ना एक बार जेई मेंस और नीट में दोनों में ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये थोड़ा सा सिंपल टॉपिक है और इसे आप आसानी से आप समझ सकते हैं और इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं जो कि हम इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज करने वाले हैं। जिस तरीके से आपने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने ड्राइव किया था और उस फॉर्मूले को यूज किया था, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 के बीच में यदि R1 डिस्टेंस पर वो रखे हो तो उनके पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूले को यूज करने से पहले हम इसका बेसिक में डेप्थ में पढ़ेंगे और ये फॉर्मूला किस प्रकार से आता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन की ओर जाते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है, डिफरेंट बुक्स में थोड़ी सी डिफरेंट मिल सकती है आपको, लेकिन उनका सबका मतलब मीनिंग जो होता है उनका सबका एक ही होता है। लेकिन जो यहां पर दी गई है डेफिनेशन, वो मैं हमेशा इसी डेफिनेशन को यूज करता हूं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है और साथ में कंप्लीट जो डिस्कशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का उसको एक्सप्लेन करती है, इसलिए अपन इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो आप एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, देखते हैं क्या लिखा है इस डेफिनेशन में। व्हाट इज द डेफिनेशन? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन taking the charge from reference point. Generally this reference point is taken as infinite without acceleration or keeping its kinetic energy constant. यानी कि इनिशियल और काइनेटिक फाइनल एनर्जी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। यही डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? यदि देखो, यदि एक कोई प्लस क्यू चार्ज है यहां पर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होगी, है ना, और इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं बेटा? हम फिक्स्ड मान लेते हैं। अब किसी स्मॉल क्यू को इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसके काइनेटिक एनर्जी आपको चेंज नहीं करना है। किसी पॉइंट, मान लिया इस पॉइंट पर पी लाना है, इस पॉइंट पर लाना है और ये प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना, तो इस चार्ज क्यू को पकड़कर इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट तक विदाउट चेंजिंग इस काइनेटिक एनर्जी लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैं इसका आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं क्या होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट, व्हाट इज इट? इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing or in taking a plus q charge from infinite to a point in the electric field of a charge. तो infinite से this is potential energy is defined as the work done in bringing a charge small q from infinity to point P. This is the definition of the पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? W वर्क करना पड़ेगा जो आपको इनफाइनाइट से R इजिकल टू इनफाइनाइट से किसी R इजिकल टू R तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं इसका डेरिवेशन कर देता हूं, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो Q अपॉन R के इक्वल होगी। क्लियर है के बाद? अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन किस तरीके से आता है ना, देख लेते हैं। आप इसे हेडिंग डाल लो जो बेटा, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या बात?
ऐसे करके। तो अब देखो, मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है और ये चार्ज क्यू बेटा फिक्स है, और यहां पर इसकी जो द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी वो इस तरीके से होगी, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। तो अब R इजकल टू इन्फिनिटी पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, देखो ध्यान से, है ना। तो प्लस क्यू पर जो चार्ज है, अब इसे हम पकड़ करके लाएंगे। जैसे मान लेते ये डिस्टेंस है, ये प्लस क्यू था, है ना, इसे थोड़ा प्लस क्यू हम ऐसे लिख देते हैं। मान लेते हैं किसी टाइम पर ये प्लस क्यू से एक्स डिस्टेंस पर है, यहां पर आ गया, है ना, चार्ज क्यू क्या आ गया, प्लस क्यू यहां पर आ गया, ये एक्स डिस्टेंस पे है। अब इसे dx जब आप देखोगे तो इस पे फोर्स बता सकते हो कितने लगेंगे, प्लस क्यू की वजह से लगेगा, किधर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा, फील्ड का फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स लगेगा। अब अगर जो इस पे फोर्स लगेगा, आप इसे छोड़ोगे, यहां पर ला करके छोड़ दोगे तो ये भाग जाएगा उधर को। क्लियर है क्या बात। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक्सटर्नल फोर्स इधर की ओर लगाना पड़ेगा। इस पे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की ओर लगाना पड़ेगा, तभी तो आप इसे पकड़ करके लाओगे। क्योंकि कैसा लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा इस पर, प्लस क्यू के कारण इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, इसलिए ताकि इस पे नेट फोर्स जीरो रहे, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स फील्ड के फोर्स के इक्वल लगाना पड़ेगा। तो बता सकते हो बेटा, फोर्स एफ एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स फील्ड के फोर्स के इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फोर्स के इक्वल होगा, और वो होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है क्या बात। तो ये बात हो गई। अब नेट फोर्स जीरो है, काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं होगी। अब आपको वर्क निकालना है यहां से लेके यहां तक का। अब आप देखोगे कि जो फोर्स है वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। और जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है तो वर्क कैसे निकालते हैं बेटा, स्मॉल वर्क निकालते हैं dw इज इक्वल टू एफ डॉट ds से, और टोटल वर्क निकालने के लिए हम उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तभी हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल सकती है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे हम, इधर आ जाते हैं अपन। तो जो अब आप ये देखो कि इसे मान लेते हैं हम, इसे फील्ड के फोर्स को हम हटा देते हैं, है ना, ये गड़बड़ करेगा नहीं तो। dx डिस्टेंस अगर जो आपने इसे इधर लाए, dx डिस्टेंस इधर लाए, तो बेटा dw कितना करना पड़ेगा, dw करना पड़ेगा f डॉट dx। क्लियर है क्या बात, स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। क्यों लिखा हमने w इक्वल टू एफ इंटू एस, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है तो स्मॉल वर्क dw इक्वल टू एफ डॉट dx लिखते हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्लियर है क्या बात। अब ध्यान से देखो फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इधर की साइड है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो f और ds में जो एंगल है वो कितना है, जीरो है ना, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तो है x, जब आप इसे इधर ला रहे हो तो x इज डिक्रीजिंग, x क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जब x डिक्रीज होगा तो पहले तो देखो यहां पे f डॉट ds, a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो dx cos 0। क्लियर है बात। दूसरी बात, क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, इसलिए आप क्या बना लोगे, नेगेटिव साइन लगा करके इसे पॉजिटिव बना लोगे। यही बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, साथ में टीचर्स को भी, कि वो आंसर लाने के लिए कुछ गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, लेकिन जो करेक्ट वे है लिखने का dw का वो यही है, f डॉट dx इज द स्मॉल एलिमेंटल वर्क, और यहां पे माइनस dx इसलिए आता है क्योंकि आप इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ला रहे हो, तो ये जो x है ये इधर की ओर आने पर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए dx क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए आप यहां नेगेटिव साइन रख दोगे। साथ में एक्सटर्नल फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो दोनों f और dx के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस f डॉट dx, f एक्सटर्नल लिख देते हैं इसे। और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अपन ने कितनी लिखी थी बेटा, ये लिखी थी माइनस, तो एज इट इज आ जाएगा ये q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx आ जाता है। क्लियर है क्या बात। तो ये एलिमेंटल वर्क आ गया इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल एक्सटर्नल वर्क आ जाएगा और माइनस के क्यू स्मॉल q, और इंटीग्रेशन ये x1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जाकर के -2 हो जाएगा dx, और लिमिट
कहां से कहां तक, r इज इक्वल टू इंफिनिटी से r इज इक्वल टू r तक वेरी करेगी। तो ध्यान से देखो किस तरीके से लिखेंगे, के क्यू अपॉन एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1 अपॉन -1। अगर जो आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो बेटा इंटीग्रेशन भी ध्यान से देखो, है ना, -1 अपॉन 1 और इंफिनिटी टू r आ जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, के क्यू क्यू, है ना, कितना जाएगा, के क्यू क्यू और 1 अपॉन एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू r। तो ये जो आ जाता है टोटल एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, के क्यू क्यू अपॉन 1 अपॉन r। पहले तो आप इसमें अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगा करके लोअर लिमिट रख देंगे। 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है बच्चे, 0 होता है। तो एक्सटर्नल वर्क जो हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन r हो जाता है। यही क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। दिस इज द एक्सटर्नल वर्क ब्रिंगिंग द चार्ज स्मॉल q from infinity to point P, external work in bringing the charge from infinite to point P, and this is equal to kqq upon small r. So this is the potential energy, है ना। तो मैंने आपको डेराइव कर दिया है पोटेंशियल एनर्जी का, जैसे कि इस एक्सप्रेशन में दिखाया गया था। यहाँ पे Q1 और Q2 है, तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो के Q1 Q2 अपॉन R1 होती है। मैंने पॉइंट चार्ज क्या लिया है, कैपिटल Q और स्मॉल q, और इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है के क्यू क्यू अपॉन आर ही लिखा है। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाता है। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है इट इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। ये किसके लिए डिफाइन होता है, डिफाइंड फॉर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम प्रॉपर्टी में ही बताएंगे कि इस पोटेंशियल एनर्जी को हम जनरली रेफरेंस जो लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं हमेशा। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को हम नहीं लिख सकते, रेफरेंस की रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, और जो इनफाइनाइट पर रेफरेंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी हम मेजर करते हैं वो रेफरेंस पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी जनरली इज टेकन इज जीरो। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि दो पॉइंट चार्ज Q और कैपिटल Q और स्मॉल q यदि r डिस्टेंस पर हो, है ना, कहां से कहां तक, देखो ये तो x हो गया, अब यहां पर आ गया, है ना, r इजिकल टू इनफाइनाइट से पॉइंट P हमने यहां मान लिया था और ये पॉइंट P ऐसे करके है, तो प्लस Q इनिशियली तो यहां पर था और फाइनली यहां पर आ गया। तो दो कैपिटल Q और स्मॉल q यदि दो चार्ज स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हों तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी के क्यू अपॉन आर होती है। इस बात को आप ध्यान में रखना है, अपन इसके हिसाब से ही अब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये है, देखो किस तरीके से करेंगे अपन कि पोटेंशियल एनर्जी ये प्लस क्यू है ना, और ये स्मॉल क्यू है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है बेटा, आर है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी हमने के क्यू अपॉन स्मॉल आर लिखी। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान से देखो, ये तो हो गई किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, कब, व्हेन एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ये रेफरेंस है। क्लियर है क्या बात? लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का यदि आप डिफरेंस निकालने की कोशिश करोगे, है ना, दो पॉइंट पर, इस तरीके से मान लेते हैं आप प्लस क्यू है, ये प्लस कैपिटल क्यू है, प्लस कैपिटल क्यू है। अब पहले क्यू जो था वो R1 डिस्टेंस पर था और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इसकी U1 थी, कितनी थी, के क्यू क्यू अपॉन R1 थी, है ना। अब मान लिया इसे इधर ले आए हम, यहां पे हम कंसीडर करें A और B पे, इनिशियल क्या था बेटा, A पॉइंट पर था, फाइनल क्या B पॉइंट पर है। तो यहां पर जब आप Q को ले जाओगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लें, फाइनली में R2 मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? इसे यहां लिख देते हैं, R2 मान लेते हैं इसे। अब
यहां पर एट बी, या इसे तो आप ये समझ लो यू ए, और यू बी यदि आप लिखोगे तो के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन R2 लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो जो डेल्टा यू है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखेंगे बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बेटा यू फाइनल मतलब इनिशियल पोजीशन क्या थी? इनिशियल पोजीशन थी ए, और फाइनल पोजीशन क्या आ गई बेटा? बी आ गई। क्लियर है क्या बात? तो यू फाइनल क्या हो गया? यू बी माइनस यू ए, और बेटा यू बी क्या था? के क्यू क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू क्यू अपॉन R1। तो डेल्टा यू जो होगा वो के क्यू क्यू अपॉन 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 हो जाता है। तो यही पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है के बात? तो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऑल्सो इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू B। यही जो होगा यह वर्क होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। क्लियर है क्या बात? इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस R2। इसका मतलब समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पूछा जाता है बेटा। किस प्रकार से कि आपको पहले A पर पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर B पर पोटेंशियल एनर्जी निकालो। किसी यदि चार्ज को Q को A से B तक लाना है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, यानी ए से बी पर आप किसी भी पाथ से लेकर के आओ, आप इस पाथ से लेकर के आओ, इस पाथ से लेकर के आओ, इस पाथ से लेकर के आओ, तो टोटल जो वर्क करना पड़ेगा आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू के क्यू क्यू अपॉन 1 अपॉन R1 यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के इक्वल होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या बात? एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, है ना। अब आप इसमें देख लीजिए कि यदि इनिशियल पॉइंट को आप, है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ R1 इज टेकन एज इंफिनिटी, है ना, R1 इज टेकन एज इंफिनिटी एंड U इंफिनिटी यानी इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख दें? 0। तो यहां पर देखो U ये था ना, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो जो U इनिशियल हो जाएगा यानी ये U इनिशियल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनिशियल मतलब इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख दे? 0, तो ये तो हो जाएगा 0, और U फाइनल R2 इज इक्वल टू R पर U फाइनल जो होगा, है ना, U फाइनल इज इक्वल टू U एट R इज इक्वल टू U लिख देता हूं, तो कितना हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू R, तो ये तो हो गया 0। U फाइनल U इज इक्वल टू ये 1 अपॉन R1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 0, तो U फाइनल हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन R हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। आप इसे ध्यान में रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी का हम डिफरेंस हमेशा निकालते हैं, लेकिन 2 पॉइंट चार्जेस यदि R डिस्टेंस पर हो तो उसके हम पोटेंशियल एनर्जी के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन R लिख लेंगे, जबकि रेफरेंस जो होगी इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। दूसरा, यदि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क फ्रॉम पॉइंट A टू B। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है, हमने डेप्थ में इसे पढ़ने की कोशिश की है, आप भी इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है इस पोटेंशियल एनर्जी की हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो इन पोटेंशियल एनर्जी की जो स्लाइड है, इन स्लाइड को आप इस स्लाइड को आप पढ़ लीजिए। और जितना भी पॉइंट लिखे हैं मैं आपको इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉइंट क्या लिखे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी बट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ध्यान रखने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, साथ में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा था अपन ने? पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा था के Q1 Q2 अपॉन R लिखा था। यदि 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 R डिस्टेंस पे रखे हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अपॉन R के इक्वल होगी। क्लियर है क्या बात? साथ में यहां पर
पुट Q1 एंड Q2 विद साइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ Q1 Q2। क्लियर है क्या बात? जब दोनों Q1 Q2 पॉजिटिव होंगे, जब दोनों Q1 Q2 क्या होंगे, Q1 एंड Q2 पॉजिटिव होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। और यदि ये दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन इनमें से यदि एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी इन द फील्ड ऑफ ए चार्ज, है ना। तो ये वर्क के इक्वल होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होगी वो वर्क की एसआई यूनिट के इक्वल होगी, जो कि जूल होती है। लेकिन कभी कभी समटाइम इट इज रिटन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब छोटी पोटेंशियल एनर्जी होती है मैग्नीट्यूड में, तो उसे हम कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जनरली हम इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि यदि दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 आर हो जाएगी। लेकिन यदि इनफाइनाइट पर रखे हैं तो आर को हम इनफाइनाइट मान लेंगे और 1/r इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट जीरो होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। क्लियर है क्या बात? तो ये बात है। तो आप इन चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ये भी देखो, है ना, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ध्यान से देखो, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है। अभी तो हमने केवल और केवल 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 यदि r डिस्टेंस पे रखे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने के Q1 Q2 अपॉन R लिख दी थी। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस को कंसीडर करने जा रहे हैं। जैसे कि मान लिया एक Q1 भी है, एक Q2 भी है, एक Q3 भी है, एक Q4 भी है। मान लिया Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। तो अब नाउ इट बिकम्स द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के हिसाब से देखो, व्हाट इज द definition of the potential energy of system of charges? It is written in this slide, you can read out this. I am also reading this. It is the work done by external agent against the internal electric field required to make the system of charges in a particular configuration from infinite separation without accelerating it. इसका मतलब यह है कि यदि ये Q1 Q2 Q3 एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और सिस्टम ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो इस सिस्टम की एनर्जी होगी वो इन चार्जेस को इनफाइनाइट से इन पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा आपको उसके इक्वल हो जाएगी। अब देखो वो कैसे निकालेंगे हम इसकी, जो यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे कि पहले आप Q1 को पकड़ेंगे तो Q1 और Q2 के बीच भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितनी होगी? 1 2 के इक्वल लिख देते हैं। और Q1 को पकड़ेंगे 1 और 3 के बीच भी होगी। Q1 और Q4 को पकड़ेंगे U1, 4 भी होगी। क्लियर है क्या बात? तो मैं एक बार लिख देता हूं, जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी और इसे हम सभी पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल लिख सकते हैं। तो U1, 2, U1, 3 प्लस U1, 4। एक तो ये हो गई। अब ध्यान से देखो, मैं इसे फिर से यहां लिखता हूं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। क्लियर है बात? अब देखो, जब आपने Q1 को कंसीडर कर लिया तो आप इसे साफ कर देना, ठीक है। अब Q2 को पकड़ना। अब Q2 और Q3 के बीच में जो पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी वो U2, 3 के इक्वल होगी और इसके बीच में जो Q2 और Q4 के बीच में होगी 2, 4 होगी। तो प्लस, कितना प्लस लिखें बेटा? प्लस U2, 3 प्लस U2, 4। क्लियर है के बाद? अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास Q1 के कारण भी लिख ली 1, 2, 3 और Q2 के कारण 3, 4 भी लिख ली। अब हम Q2 को काट देंगे, Q2 को सिस्टम से हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा Q3 एंड Q4 और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U3,
4 हो जाएगी प्लस U3,4। तो ध्यान से देखो, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस तरीके से आप इसे, है ना, ये एक्सप्रेशन भी है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन टू बी यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। किस तरीके से, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें n चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो अपन ने क्या लिखा है, चार्ज के लिए, है ना, टोटल 4 चार्ज है और 4 चार्ज के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी टर्म बननी है, 3 + 2 + 1, टोटल 6 टर्म्स बन रही है। क्लियर है के बाद एक दूसरा फॉर्मूला भी आता है कि यदि मान लेते हैं Q1 है और Q2 है, Q3 है, Q4 है और Qn है ना, कितने चार्जेस हैं बेटा, n चार्जेस हैं। टोटल चार्जेस कितने हैं, n चार्जेस हैं। तो इसके बीच में जो टोटल एनर्जी टर्म्स बनेगी, नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म, पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स जो बनेंगी वो कितनी बनेगी बेटा, NC2, है ना। NC2 जो आपको तो पता नहीं होगा, यदि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप इसे याद रख लीजिएगा, लेकिन यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली जब परमुटेशन P एंड C पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि दो n ऑब्जेक्ट से यदि दो ऑब्जेक्ट, n ऑब्जेक्ट में से यदि 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, NC2, और इसका फॉर्मूला होता है n -1 1 × 2, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, n -1 / 1 × 2, है ना। जैसे यहां पे देखो कि यदि ये कितने पॉइंट चार्ज हैं, 4, तो इनसे जो टोटल टर्म बनेगी वो कितनी बनेगी, 4C2। 4C2 का मतलब होता है ना, या आप ये बना लो, आप इसे याद रख लो, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो कितनी होंगी, n-2। क्लियर है क्या बात। अब देखो, मान ले 3 चार्जेस हैं, कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं। तो इस 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस में जो नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स होंगी कितनी होगी, 3 -1 1/2, तो कितनी आ गई, 3। यदि 4 चार्जेस हैं तो उससे नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स कितनी बनेगी बेटा, 4, इस फॉर्मूले में रख देंगे, 4 - 1/2, तो कितनी हो गई, 6। अब देखो यहाँ पे 4 चार्जेस थे, 1 2 3 4, तो इससे टोटल टर्म्स कितनी बनी थी, 3 ये थी, 2 ये और 1 ये, टोटल कितनी हो गई टर्म्स, 6 टर्म्स हो गई, है ना। इसी तरीके से यदि मान लेते हैं हमारे पास 8 चार्जेस हैं तो उससे जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी, यहाँ पे n की जगह 8 रख देंगे, 8 - 1/2, तो कितना बच जाएगा बेटा, 7 चौक 28, 28 टर्म्स हमारी बन जाती हैं। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड भी हो सकता है ना। तो मैं इसे साफ कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी है, और 3 चार्ज कहां पर रखे हुए हैं बेटा, 3 चार्ज रखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पर रखे हुए हैं, है ना। तो देखो किस तरीके से करेंगे अपन, 3 चार्ज रखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पर, और जो साइड है उसकी वैल्यू है a। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था कि इनसे इन जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होगी, n-1 1/2 होती है। तो n की जगह क्या लिख देंगे, 3 2 - 1/2, तो कितना आ गया, 3 टर्म्स होंगी। क्लियर है क्या बात। अब 3 टर्म्स होंगी तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी। अब यदि आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप प्लस Q को पकड़ो, 1 को पकड़ लो, 1 के कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 मान लेते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात। अब U1 जो होगी वो कितनी लिख दूं, KQQ/A, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी KQQ/A, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात। अब हम क्या करेंगे, इसे साफ कर देंगे। जब आप इसे साफ कर दोगे तो बचेगा क्या, बचेगा केवल ये, तो एक इनके बीच भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी बेटा, KQQ/A। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी KQ²/A। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से है, लेकिन अब की बार नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो कितने हैं। नंबर ऑफ चार्जेस 4 हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? 4 आइडेंटिकल चार्ज Q each having the magnitude charge Q placed at the corner of square of side A, find the potential energy of the system। तो कैसे बताया था बेटा? मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, n-1 इंटू 2। टोटल चार्जेस कितने हैं? 4, 3 माइनस 4, 2, तो कितना बचा बेटा? 4 और ये बच गया 3 और 6 टर्म्स आने वाली हैं। 6 टर्म कैसे आएंगी वो हम देखते हैं। देखो ध्यान से कि अगर जो आप देखोगे एक प्लस क्यू यहां रखा हुआ है, प्लस क्यू और प्लस क्यू इस तरीके से रखा हुआ है, तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी देखो इनके बीच, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों चार्जेस के बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच और इन दोनों चार्जेस के बीच। क्लियर है के बाद? तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, अब ध्यान से देखो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ए, तो क्या u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u3 इज इक्वल टू u4 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और u1, u2, u3, u4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में k q1 q2 अपॉन r होती है, तो k q1 q2 अपॉन r कितना आ गया बेटा? k q स्क्वायर अपॉन a, ये आ गया। क्लियर है बात? तो 4 टर्म्स तो आ गई। टोटल कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 6। अब दो ढूंढ लो। कैसे? कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी u5 लिख देते हैं और इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी u6 लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये a है, ये a है, तो पाइथो है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये a है, ये a है, तो ये हो जाएगा a√2 पाइथागोरस थ्योरम से। और यहाँ q है और q है, तो जो u5 लिखी है, u5 बता सकते हो? u5 और u6 जो होंगे, ये भी तो कितनी डिस्टेंस होगी? ये a और ये भी कितनी होगी? a√2 और q दोनों के बीच में a√2 डिस्टेंस है। u5 और u6 आर इक्वल एंड इट इज इक्वल टू q अपॉन डिस्टेंस। क्लियर है के बाद? दिस इज k स्क्वायर a√2 हो जाएगा। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6 टर्म्स लिखनी है। 4 तो हो जाएगी u1 u2 u3 के मल्टीप्लाई में, दैट इज k q स्क्वायर अपॉन a, प्लस जो 2 होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 2 इंटू कितनी? k q स्क्वायर अपॉन a√2 हो जाएगी। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस सिस्टम की, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है क्या बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को मतलब करना तो हमें यही है कि सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इसी तरीके से अपने को फाइंड करनी है ना। कैसे? एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो जब भी समझ में आएगा। हाँ जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। ध्यान से देखो कितने टर्म्स हैं इसमें, कितने चार्जेस हैं इसमें चार्जेस हैं 3। ये तो -2q प्लस 3q, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस ले लेते हैं, और यहाँ पे q। ये डिस्टेंस कितनी है? a और a, तो ये डिस्टेंस नहीं दी हुई है तो a√2 लिख सकता हूं ना पाइथागोरस थ्योरम से। अब ध्यान से देखो, एक तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्जेस के बीच में होगी, तो मैं टोटल एनर्जी लिख रहा हूं बेटा, इन दोनों के बीच में होगी कितनी? k q1 q2 अपॉन r। क्लियर है क्या बात? एक तो u1 हो गई, एक होगी बेटा इन दोनों चार्जेस के बीच में, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? u2 होगी, वो होगी k q1 q2 अपॉन r। क्लियर है क्या बात? साथ में इन दोनों चार्जेस के बीच भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके लिए लिखेंगे k q1 q2 अपॉन r। कितनी इन दोनों के बीच में? a√2। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल Q अपॉन Q इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दें हम? 0 कर दें। अब ध्यान से देखो, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हम? K है ना, K कितना लिखें?
और ये कितना हो जाएगा, हाँ, कि इसमें से के क्यू अपॉन ए यदि आप कॉमन ले लोगे तो के क्यू अपॉन, तो -6q यहां से बचेगा, है ना। तीनों में से के कैपिटल क्यू अपॉन ए स्मॉल हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर तो -6q बचा, यहां पर क्या बचेगा, -2q बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा बेटा, यहां पर बचेगा के क्यू 3/√2 इंटू क्यू बचेगा। क्लियर है बात। तो इधर जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, इधर 0 के बराबर में जाएगा, तो इधर जाकर के ये कितना हो जाएगा, -8q प्लस 3/√2q। अब इधर जाएगा तो 8q इज इक्वल टू माइनस इधर जाकर के प्लस हो जाएगा √2 इंटू क्यू। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, कैपिटल क्यू अपॉन क्यू निकालना है, इंप्लाइज दैट 8 इज इक्वल टू 3/√2 कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, यही वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, तो 8√2/3 इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इन दिस केस। ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है ना, जेईई मेंस और नीट में दोनों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी आप एक बार पढ़ लो बेटा। क्वेश्चन क्या है, आपको कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू की वैल्यू का रेशो निकालना है यदि ये जो 3 पॉइंट चार्जेस हैं इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 दे रखी है। तो ध्यान से देखो किस तरीके से करेंगे हम। ये 3 पॉइंट चार्जेस हैं, +q प्लस 3q और बीच में कितना रखा है, -2q रखा है, और इसके बीच की डिस्टेंस a है और इसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, a है। तो ध्यान से देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी, एक तो इसके बीच में बनेगी पोटेंशियल एनर्जी, एक इन दोनों चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट में Q और कैपिटल Q के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। तो यदि आप U टोटल लिखोगे तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन R प्लस इन दोनों के बीच में K Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर है बात। इन दोनों के बीच में K Q1 Q2 अपॉन R 2a, है ना। और टोटल एनर्जी कितनी है बेटा, 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 0 है। और साथ में इसमें कॉमन क्या जाएगा, के क्यू अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, तो यहां से तो बचेगा -2q, यहां से बचेगा बेटा -6q, और यहां से बचेगा 3/2 कैपिटल Q। तो ये तो कट जाएगा, इधर जाकर के 0 हो जाएगा, इधर -8q प्लस 3/2q, है ना, और ये आ जाएगा 8q इज इक्वल टू 3/2q। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3/2 कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q आ जाएगा, 16/3 इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q आ जाता है। तो कैपिटल Q अपॉन Q की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 16/3 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, नीट और जेईई मेंस में पूछा जाता रहता है डिफरेंट टाइम पर, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हर एक क्लासरूम में कोचिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं, किस तरीके से डिस्कस करते हैं वो अपने को देखना है ना। तो देखो बेटा कैसे करेंगे अपन। देखो इसमें चार्जेस कितने हैं बता सकते हो, एक क्यूब है और क्यूब की साइड कितनी है बेटा, 8 है, a है, और चार्जेस कितने, 8। तो जब 8 चार्जेस होते हैं, 8 चार्जेस से जो टोटल टर्म्स होंगी 8c2 होगी, यानी 8 है ना, n-1 1 इंटू 2 है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो 8 अपॉन 2, तो 8 इंटू 7/2 7 चौक 28। टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स होंगी वो कितनी होगी बेटा, 28 टर्म्स हो जाएंगी। क्लियर है बात, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से कैसे हम बनाएंगे, टोटल 28 टर्म कैसे बनेंगे, है ना। मैं यहां पे आपको एक बार इसका डायग्राम थोड़ा सा बना करके दिखा देता हूं। तो देखो +q 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 +q, इस तरीके से हर एक कॉर्नर पर +q चार्जेस रखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो कि इसमें टोटल 28 टर्म बनेंगी,
तो हर एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो जो दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस कितनी कितनी है, एक तो ए है, ए डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में। दूसरा, अगर जो आप इसे देखोगे डायगोनल को, तो दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस a√2 भी है। साथ में यदि आप अपोजिट डायगोनल को देखोगे क्यूब की, तो ये कितनी होती है, ये a√3 होती है ना। a√3 कैसे होगी, ये a है तो ये तो a√2 हो जाएगा, और ये a है तो ये वाली जो डायगोनल होगी वो a√3 हो जाएगी, तो a√3 हो जाएगी। तो कुछ चार्जेस तो डिस्टेंस a के बीच में रखे हुए हैं, कुछ चार्जेस डिस्टेंस a√2 के बीच में रखे हुए हैं, कुछ चार्जेस a√3 के बीच में रखे हुए हैं, है ना। कैसे, मैंने दोबारा से बताता हूं मैं। कुछ चार्जेस के बीच में, इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चार्जेस के बीच में डिस्टेंस a होगी, कुछ चार्जेस के बीच में डिस्टेंस a√2 होगी, और कुछ चार्जेस के बीच में डिस्टेंस a√3 होगी। आप एक बार इसे ध्यान से देख भी सकते हैं, है ना। ये है। अब देखो कितने चार्जेस हैं, मतलब जो साइड है क्यूब की साइड देख सकते हो, साइड कितनी है, a है, तो कितनी साइड है, साइड जो है a वाली वो कितनी है बता सकते हो, गिन के बताओ। देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर, 1 2 3 4, 4 नीचे, 1 2 3 4 और 4 बीच में, तो टोटल a साइड वाली साइड कितनी है, 12 है ना। अरे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 साइड ये हो गई। अब साइड a√2 वाली कितनी है बेटा, देख के बता सकते हो। a√2 वाली देखो, मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूं, है ना, ध्यान से देखो। एक तो ये है a√2 वाली, एक ये है a√2 वाली। इसी तरीके से ऊपर भी डायगोनल a√2 है, ऊपर भी डायगोनल है ना। यहां पे अगर जो मिलाओगे a√2 हो जाएगा ना, तो एक फेस पे और इधर भी तो होगी a√2, यानी कि क्यूब की हर एक फेस पे a√2 वाली जो डिस्टेंसेस हैं वो 2 हैं। और फेस कितनी होती है बेटा क्यूब की, 6 फेस होती हैं। तो जो साइड होगी a√2, जैसे ये प्लस क्यू और प्लस, ये है ना प्लस क्यू और प्लस क्यू, इनके दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, a√2, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म बनेगा। तो टोटल साइड जो हो जाएंगी वो 6 तो फेज होंगी और 2 साइड होंगी, और ये भी कितनी हो जाएंगी, 12। अब 12 दूनी 24 बचे 6। अब देखो ध्यान से, सॉरी 12 दूनी 24 और बचे 4 कौन कौन सी होंगी, a√3 वाली ध्यान से देखो किस तरीके से होंगी। यदि मैं इन दोनों पॉइंट चार्जेस को मिला दूं तो a√3 हो गई। अब इसे और इसे मिला दूं तो a√3। तो जो साइड है वो a√3 वाली वो कितनी है, वो है 2 × 2 = 4 है। तो टोटल साइड कितनी हो गई बेटा, 12 + 4 = 28 हो गई। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी अब लिखना आसान हो जाएगा, क्या कि दो चार्जेस हैं, टोटल एनर्जी है ना, वो साइड a की डिस्टेंस पर है, और कितने हैं ऐसी साइड, 12, और Q/A। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से कुछ चार्जेस a√2 पर भी रखे हुए हैं इस तरीके से, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी KQ/A√2। और ऐसे कितने साइड हैं बेटा, ऐसी साइड है 12। और कुछ चार्जेस कैसे रखे हुए हैं, a√3 पर भी रखे हुए हैं, और ऐसी कितनी साइड हैं, 4। तो ध्यान से देखो, KQ² हम कॉमन ले लें तो इधर 12 + 12/√2 + 4/√3। सो दिस इज द आंसर। इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4Q²A, 3 + 3√2 + 1/√3 इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टोटल सिस्टम। इससे आसान इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं हो सकता, है ना, नहीं तो बहुत टफ पड़ जाता है। बस आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने परमुटेशन बनेंगे, है ना, कितने परमुटेशन बनेंगे या कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। +Q a पर भी रखे हुए हैं ऐसे ऐसे करके, a√2 पर भी रखे हुए हैं, और a√3 की डिस्टेंस पर भी रखे हुए हैं। a वाली जो साइड है वो 12 आएंगी, a√2 वाली साइड भी 12 आएंगी, और जो क्यूब की साइड होती हैं वो a√3 होती है, जो डायगोनली साइड होगी
वो आएंगी 4, तो टोटल हो जाएगी 24 और 4 28, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है क्या बात? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का टॉपिक है। तो बेटा इस पोर्शन में जो भी पोर्शन पढ़ा है अपन ने सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी में, इसी प्रकार से आप इसे कर सकते हो, है ना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में ग्रेविटेशन में भी क्वेश्चन बनता है इसका, ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशन में भी सेम टाइप में, उसमें G m1 m2 अपॉन r के इक्वल जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही सही टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जैसा आपने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है क्या, कि एक चार्ज तो रेस्ट पे रखा हुआ है। एक चार्ज किस पे रखा हुआ है? रेस्ट पे, कैपिटल क्यू, वो तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। और ये जो स्मॉल क्यू है इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और इसकी स्पीड कितनी है? v है। जब ये ऐसे चलेगा, ये तो फिक्स है, तो इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इसके कारण, इसमें रिपल्सिव फोर्स के कारण इसमें रिटार्डेशन होगा और स्पीड इसकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एक डिस्टेंस, एक पॉइंट पर आकर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? और जब 0 हो जाएगी तो वही क्या होगा? इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। क्या? कि इसमें एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे 0 नहीं है? ध्यान से देखो, ये तो हो गया प्लस क्यू और ये हो गया कैपिटल क्यू, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर और इधर। क्लियर है क्या बात? तो ये इसमें तो होगा रिटार्डेशन, क्या होगा? इसमें रिटार्डेशन होगा, लेकिन ये तो फिक्स है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल लगने लगेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर 0 नहीं है। यदि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है तो इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम P विल नॉट कांस्टेंट, ये वेरी करेगा। आगे बात समझ में? दूसरी बात, इसमें ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इस प्लस क्यू पे लग रहा है W वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स 0, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स प्लस क्यू पर रखा हुआ है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 0 है ना। ये तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है। साथ में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ये कैसा फोर्स है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है क्या बात? और यदि कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो सिस्टम की, इसलिए सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ये आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टेक्निक लगानी पड़ेगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखो, इनिशियल जो कंडीशन है वो प्लस क्यू की वेलोसिटी v है और दोनों जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? 0। और ये तो रेस्ट पर है और काइनेटिक एनर्जी केवल इसकी होगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के इक्वल हो जाएगी। लेकिन इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, इसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक सिचुएशन फाइनल पोजीशन में ऐसी आएगी कि ये प्लस क्यू है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। प्लस क्यू ये तो पहले भी रेस्ट पे था, अब भी रेस्ट पे है और ये अब भी रेस्ट पे आ जाएगा। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, मान लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज r0। अब जो फाइनल है तो k फाइनल, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी 0 हो जाएगी और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? अब Q1 Q2 अपॉन r0 हो जाएगी। अब हमने क्या कहा था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम अप्लाई कर देंगे, है ना। काइनेटिक इनिशियल, U इनिशियल, K फाइनल प्लस U फाइनल। तो K इनिशियल कितनी थी बेटा? ½ mv² थी, प्लस U इनिशियल 0 था। K फाइनल कितना हो गया?
जीरो हो गया और यू फाइनल के क्यू क्यू अपॉन आर नोड हो जाता है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज के क्यू क्यू अपॉन आर नोड। इसलिए देखो ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर नोड, है ना, तो आर नोड को क्या लिखेंगे, 2k अपॉन एम वी स्क्वायर हम लिख देंगे। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए आपको दो पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो दो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इसमें तो जीरो नहीं है, है ना, दूसरे में जीरो हो भी सकता है। आपको एक ये देखना है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा। इस केस में तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। दूसरा, आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करनी होगी, तभी आप इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये बात है। ओके, तो इसी पर बेस्ड है एक दूसरा क्वेश्चन जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आप इसे टॉपिक का नाम दे सकते हो या आप इसमें कह सकते हो कि दूसरे टाइप से भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, आप इसे क्वेश्चन पढ़ो तभी आपको समझ में आएगा कैसे। इन द गिवन फिगर क्या क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोचेज आर नोट। जैसे हमने क्वेश्चन अभी अभी थ्योरी पढ़ी हुई है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इफ इट्स स्पीड बिकम डबल। यदि देखो इनिशियली क्या था कि इनिशियली तो ये v था और इनफाइनाइट पर था, और जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है q की वो कितनी है बेटा, थोड़ा सा इधर बना देते हैं, है ना, ये q है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r नोड है। कैसे लगाया था हमने, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल प्लस k फाइनल। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके लगाया था। u इनिशियल कितनी थी, 0, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ था। k इनिशियल कितनी थी, इसका मास हम मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। u फाइनल, है ना, u फाइनल कितनी हो गई, u फाइनल r नोड पर रखा हुआ है, k q अपॉन r नोड, और k फाइनल ये भी रेस्ट पर है। किस पे है, रेस्ट, ये फिक्स्ड है ना, ये भी रेस्ट पर आ गई और ये भी रेस्ट पे आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई फाइनल, वो भी 0 हो गई। तो बेटा ध्यान से देखो, तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आई है वो 2k अपॉन एम वी स्क्वायर आई है, ये अभी हमने निकाला है। तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो 1 अपॉन वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। आगे बात समझे। अब वो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो कह रहा है यदि हम इसकी स्पीड यहां पर डबल कर दें, तो यदि इसकी स्पीड आपने 2v कर दी ऐसे करके, ये तो फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है। यदि आप इसके डिस्टेंस, आप इसकी स्पीड डबल कर देते हो, तो देखो वेलोसिटी यदि आप बढ़ा दोगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम हो जाएगी, यानी कि ये और दूर तक चला जाएगा, वो तो है ही। यदि आप और बढ़ाओगे, रिपल्सिव फोर्स है, तो पहले तो यहां तक ही जा रहा था, इतना जा रहा था, अब ये थोड़ा और कम हो जाएगा, है ना। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0 मान लेते हैं। अब इसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई r नॉट और ये हो गया प्लस r डैश, है ना। तो कैसे करेंगे, r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2v का स्क्वायर, है ना, ऐसे करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो r डैश अपॉन r नॉट इज इक्वल टू 2v का स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। इन दोनों को 1 और 2 को क्या करेंगे हम, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे। तो r डैश अपॉन r नॉट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 4v स्क्वायर। तो कितना जाएगा, r डैश इज इक्वल टू r नॉट बाई 4 आ जाएगा। तो ये जो r डैश होगी ये r नॉट बाई 4 हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है क्या बात। अब इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की हेल्प से ही जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था उसने रदरफोर्ड ने जो कि हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में इस रदरफोर्ड ने क्या किया था, साइज ऑफ न्यूक्लियस को भी मेजर किया था विद द हेल्प ऑफ सेम कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की हेल्प से, है ना। तो वो हम एक बार देख लेते हैं वो कैसे किया था।
उसने क्या किया था कि जो न्यूक्लियस है, जो एटम है, एटम के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसे, ऐसे करके। न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और उस पे हमने रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की थी। तो जब अल्फा पार्टिकल मूव करता है तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी v है और उस पर चार्ज कितना है, 2e होता है। और यदि कोई न्यूक्लियस है उस पर Ze चार्ज है तो इनिशियल तो वेलोसिटी कितनी होगी, v, और फाइनली जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर पहुंच जाएगा तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी d और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगाएंगे u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस कैसे आप अपन इसमें डिस्कस करेंगे। u इनिशियल कितना है, इनफाइनाइट पर है तो 0, k इनिशियल ये तो रेस्ट पर है, ये तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। इसकी स्पीड कितनी है, हाफ mv² मान लेते हैं। u फाइनल जब ये दोनों रेस्ट पर आ जाएंगे, मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे, k q1 q2 अपॉन r, है ना, d मिनिमम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस k फाइनल, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, 0। क्लियर है। अब देखो तो d मिनिमम जो होगा ये कितना जाएगा, 4kZe² अपॉन mv² आ जाता है। तो दिस इज नथिंग बट द साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है के बाद, साइज ऑफ न्यूक्लियस 4kZe² अपॉन mv² और k की वैल्यू 1/4πε0 Ze² mv² यदि आप रखते हो तो Ze² अपॉन πε0 mv² के इक्वल आ जाता है। d मिनिमम लिख लो या आप इसे d लिख लो या इसे आप r0 लिख लो। दिस इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। आप इसे इस तरीके से ही कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है क्या बात। तो आप इसे ऐसे करोगे। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस तो इस तरीके से ही उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, डिफरेंट एटम के न्यूक्लियस लेकर के उसने साइज ऑफ न्यूक्लियस कर दिया था, है ना। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। प्रोटॉन मूव फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस विद ए स्पीड u डायरेक्टली टुवर्ड्स ए फ्री प्रोटॉन ओरिजिनली एट रेस्ट। Find the distance of closest approach for the two proton in terms of mass of proton m and its charge e। क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ लो। जब तक क्वेश्चन प्रॉपर नहीं पढ़ोगे बेटा क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कैसे, मैंने बताया था आपको कि जब दो मान लेते हैं इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें प्लस ई है और एक प्लस ई यहां पर रखा हुआ है डायरेक्टली टुवर्ड्स ए फ्री प्रोटॉन। इट इज फ्री नॉट फिक्स्ड। जब इसे v स्पीड से आप, या v नहीं यहां पे u दे रखा है, u स्पीड से आप इसे फेंकोगे तो क्या होगा। पहले तो इनिशियली ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो ये तो हो गया इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में u इनिशियल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि r क्या है, इनफाइनाइट है ना। और k इनिशियल कितनी लिख दो, ये तो फ्री है, ये तो रेस्ट पर है, लेकिन ये u स्पीड से चल रहा है, इसका मास m मान लेते हैं तो हाफ mv²। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखो, जब ये इसके पास आएगा, जैसे इसके पास आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा और प्लस ई इधर लगेगा और इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, प्लस ई पर ऐसे लगेगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है, फ्री है, तो इधर मूव करने लगेगा और ये तो होगा एक्सेलरेट होगा और ये क्या होगा, रिटार्ड होगा, क्योंकि इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस पे भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये इधर मूव करने लगेगा। तो इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस की सिचुएशन बनेगी वो तब बनेगी ये जब दोनों की, देखो इसकी स्पीड क्या होगी बेटा, बढ़ने लगेगी। मान लेते इसकी स्पीड v2 हो जाती है और किसी टाइम पर इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, v1 हो जाती है। ये दोनों के बीच पहले तो डिस्टेंस बहुत सारी थी, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस घटनी चालू होगी, डिक्रीज होनी चालू होगी। और कब तक डिक्रीज होती रहेगी, जब तक कि
दोनों v1 जो रिलेटिव वेलोसिटी है इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, यानी कि v1 और v2, इफ v1 इज इक्वल टू v2 देन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज मिनिमम हो जाएगी, है ना, v1 v2। और इसे क्या मान ले हम, v मान ले, तो दोनों जब m और ये e है, जब दोनों प्रोटॉन v से और ये भी v से चलेगा और इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है r नोड है मान लेते हैं, तो पहला पॉइंट क्या लगाएंगे, इस पे नो एक्सटर्नल फोर्स, F एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रहेगा, इसकी वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं दोनों की, v1 v2 v2 v डैश। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था और फाइनल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम था बेटा m इंटू यू, इसका मोमेंटम तो कितना हो गया, रेस्ट पे था 0 था। फाइनल मोमेंटम, फाइनल सिचुएशन क्या बन गई, फाइनल सिचुएशन तो ये बन गई, इसका मोमेंटम v डैश तो ध्यान से देखो, ये 2m v डैश mu, m से m कट गया, v डैश इज इक्वल टू u बाय 2 हो जाता है। तो जब ये r डैश मिनिमम होगी इनके बीच में, तो इसकी जो बीच की दूरी होगी वो u बाय 2 हो जाएगी। क्लियर है क्या बात, u बाय 2 हो जाएगी। अब एक तो पॉइंट लगाया आपने कि नो एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम कंजर्व, और इसमें फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स कैसा है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, k इनिशियल, u इनिशियल, k फाइनल, u फाइनल। k इनिशियल कितनी है बेटा, हाफ m u स्क्वायर, u इनिशियल कितनी थी 0, k फाइनल ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों की स्पीड सेम है, मास सेम है, 2 टाइम्स ऑफ हाफ m v डैश। उसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख दूं, u फाइनल k Q1 Q2 अपॉन आर नॉट, दैट इज k e स्क्वायर अपॉन आर नॉट। ध्यान से देखो, 2 कट जाएगा, हाफ m u स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा m, और v डैश की वैल्यू u बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू k e स्क्वायर अपॉन आर नॉट। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो mu स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू k e स्क्वायर अपॉन आर नॉट। ध्यान से देखो, जो डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट अप्रोच होगी वो 4k एप्सिलॉन e स्क्वायर अपॉन mu स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम में, है ना। केवल और केवल रेस्ट पर नहीं रहेगा, सिस्टम रेस्ट पर नहीं रहेगा, बल्कि इनके बीच में यदि ये फ्री है तो दोनों ही मूव करने लगते हैं।